हेलो दोस्तों, जैसे आपसे हमने वादा किया था, हम यहाँ पे अपने गुरु और गुरु माता दोनों के पास आए हुए हैं। सो मैडम, ये कौन सा रीजन है, कौन सा एरिया है, बताइए। ये कांदली गाव है, तहसील जुन्नर है और जिला है पुणे, जी, महाराष्ट्र। कि एक्सोटिक वेजिटेबल जब आप मार्केटिंग करते हो तो एक बार लगाया और हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके सातत्य रहना चाहिए। 12 महीने हमारे पास बहुत बारिश है, बहुत धूप है, हमारे घर में शादी है, हमारे घर में मैयत हो गया, ये सब चीजें बोल के नहीं। एक बार आप एग्रीमेंट के तो उनको देना ही देना है, वो कैसा भी करके देना है। अभी हम लोग को 21 साल हो गए। जब हम लोग स्टार्ट किए 5 स्टार होटल मार्केटिंग के, हम लोग को है ना जानबूझकर रात को ऑर्डर देते, रात को। फिर हम लोग टॉर्च लगा के रात को प्रोडक्शन यहाँ से निकालते थे और भेजते थे। कि वो भेजते नहीं भेजते, हमारा एग्जाम परीक्षा लेते थे। और इतना ये करके ना आज हम लोग का ये है, हमारा हमको किसके पास जाने की जरूरत नहीं। हमारा नाम इतना हुआ कि हमारे पास वो लोग आते और हम लोग को मार्केट का ये नहीं। ये सोच के इतना अगर आप करोगे तो 100% सक्सेस है। और मैं ये समझता हूँ आज भी जो रेगुलर फार्मिंग है, मतलब रेगुलर वेजिटेबल है, रेगुलर ये एक ही एक्सोटिक वेजिटेबल ऐसे उनका रेट आप खुद तय कर सकते। बाकी कोई भी रेगुलर का इसमें रेट तय नहीं कर सकते। टमाटर का प्रोडक्शन दिया, आपके पास प्रोडक्शन देने का है, लेकिन बेचने के लिए कितना रुपए में जाएगा वो आपको पता नहीं। प्याज का प्रोडक्शन दिया, कितना आप प्रोडक्शन अच्छा ले सकते हो, लेकिन बेचना अपने हाथ में नहीं हो, कितना रेट आएगा आपको पता नहीं। यही एक ये एक्सोटिक वेजिटेबल जो है, परदेसी सब्जी बोलते हैं उसको, वो अपना रेट अपने हाथ में रख सकते हैं। यहाँ से उगाते और बाहर देश को भी भेज सकते हैं ना। जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप कुछ यूनिक हटके नया कुछ कर रहे हो तो उस पे आपका कंट्रोल और कमांड रहता है। तो यहाँ पे इसी के चलते आप अपने हिसाब से, अपने मुताबिक, अपने मेहनत और एफर्ट्स को देखते हुए आप अपने खुद का वैल्यूएशन आगे दे सकते हो। तो हम लोग का सक्सेस इसमें मिला कि हम लोग पहला मार्केट में क्या चलता है, कितना चलता है, उतना ही हम लगाते हैं। 100 ग्राम भी ज्यादा प्रोडक्शन हम लोग ने किया। ये तरीका हम लोग का प्रोडक्शन का और मार्केटिंग का रहा, और इसके लिए हम लोग उसमें सक्सेस है। अभी फार्मर लोग क्या करते हैं, कोई भी उसका हो, यूपी का हो, महाराष्ट्र का हो, वो सोचता नहीं, वो खाली एक्सोटिक वेजिटेबल में बहुत पैसा मिलता है ऐसा सोचता है। कोई बताता है उनको और वो फिर कितना भी लगा देता है। ब्रोकोली अभी समझो 5 स्टार होटल को हर दिन 1 टन लगता है, उसका प्रोडक्शन 10 टन हो तो रेट गिरेगा। इसके लिए मार्केट सर्वे करके आप प्रोडक्शन करिए, क्या क्या मार्केट में चाहिए, जो मार्केट में बेचा जाता है वही उगाइए। उससे ज्यादा आप कोई भी 1 ग्राम भी ज्यादा मत उगाइए। और हर चीज पर अभी जमाना अच्छा है कि सब्जी अच्छा दिखे। मार्केटिंग अभी करना कैसा है कि पैकेजिंग अच्छा करो, प्रोडक्शन अच्छा करो, और भेजने का तरीका जो है मतलब ट्रांसपोर्ट का वो अच्छा रहने चाहिए। हरा भरा सब्जी उनको मिलना चाहिए। इसके लिए पैकेजिंग, लेबलिंग ये होना चाहिए, और सब साफ सफाई करके भेजो, ग्रेडिंग करो। ये सब चीज ध्यान में रखे। अगर रखेगा तो 100% जो सिटी में रहने वाला बंदा है वो देके आपको 2 पैसा ज्यादा दे देगा। इसका मतलब सर बता रहे हैं कि कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग करना चाहिए। कस्टमर को जिस तरीके से, जैसे तरीके से और जिसके सुविधा के हिसाब से चाहिए, उसी सुविधा को आपका उपलब्ध कराना आपकी जिम्मेदारी है। सिर्फ प्रोडक्शन लेके आप सिर्फ बैठे रहोगे और सोचोगे कि अपने आप बिकता रहेगा, ऐसा नहीं होने वाला। अब ब्रोकोली की बात करता हूँ। ब्रोकोली 5 स्टार होटल किसी होटल को 1 टन के आगे नहीं लगती है हर दिन की सर्विस के लिए। लेकिन क्या होता है, कोई भी फार्मर कहीं से भी ऐसा बात करी कि मार्केटिंग के लिए ब्रोकोली बहुत 300 रुपये पर केजी जाता है, 150 रुपये, उसको पता नहीं होता है। फिर वो 10 एकड़ लगा देता है, और जब प्रोडक्शन आता है तो फिर मार्केटिंग के लिए घूमता है। तो उसके पास कोई चारा नहीं, वो बोलता है अभी 50 रुपये 20 रुपये केजी से ले लो, वो बेचारा दे देता है, और इसकी वजह से वो फेल हो जाता है। मेरा कहना है कि आप मार्केट सर्वे करो, पहले बातचीत करो उनसे, आपको कितना चाहिए। 100 केजी चाहिए तो 100 केजी होगा, 100 केजी का प्रोडक्शन दे लो। 50 केजी चाहिए तो 500 केजी चाहिए तो 500 केजी होगा। लेकिन इसमें एक्सोटिक वेजिटेबल में अगर मार्केटिंग करना है तो 1-2 सब्जी लेके कोई नहीं होने वाला है। उसका जो पूरा थाली बोलता है मैं, वो पूरा थाली होना चाहिए, पूरा पोर्टफोलियो बास्केट होना चाहिए, तो उसकी एक कीमत मिलती है। आप 1-2 एक्सोटिक के 1-2 रेड कैबेज लगाओगे तो नहीं होगा, चाइनीज कैबेज लगाओगे तो नहीं होगा, हाइड्रो लेटुस लगाओगे तो नहीं होगा।
अभी हम लोग 21 साल में खाली वेजिटेबल का प्रोडक्शन करते थे, लेकिन सेठ ने हम लोग को बताया कि गुंजाल जी आप खाली वेजिटेबल मत ले लो, उसके हाथ आते हैं, थाइम आता है, सेज आता है, रोजमेरी आता है, और वो होगा वो हम लोग को कम लगता है, लेकिन उसका हमेशा ऑर्डर इसके साथ रहेगा आपको। और ये सोच के फिर हम लोग मार्केटिंग के लिए वो भी चालू किया। हम लोग को पता भी नहीं था कैसा थाइम होता है, कैसा ऑर्गेनो होता है, कैसा सेज होता है, नाम भी पता नहीं होता था कि फार्मर क्या करते हैं, इसमें सक्सेस क्यों नहीं मिलता है। एक्सोटिक का जो मार्केट है वो मर्यादित है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है। लेकिन आप पहला मार्केट सर्वे करो और वो हिसाब से प्रोडक्शन भेजो। अभी ब्रोकोली कभी कभी समर में 400 रुपया पर केजी हो जाता है, क्योंकि प्रोडक्शन नहीं होता है समर में उसका। फिर यहाँ का जो किसान है ठंड के सीजन में क्या करता है, 10-10 एकड़ कर देता है, और उसको प्रोडक्शन तैयार होने के बाद वो मार्केट के लिए घूमता है। फिर ये होटल वाले है ना 20 रुपए केजी 25 रुपए केजी बेचता है और वो दे देता है। फिर क्या होता है, जो रेगुलर फार्मिंग करता है किसान एक्सोटिक वेजिटेबल की, उसको है ना इससे वजह से तकलीफ होती है कि हम लोग रेगुलर उनको ये करते। फिर वो लोग क्या करते हैं कि अगर एग्रीमेंट इनके साथ है, हम लोग को समझो 80 रुपया 100 रुपए केजी से मिलता है, उनको 20 रुपए केजी से मिल रहा है। ये फार्मर भी लोग भी सोचना चाहिए कि अगर जो एग्रीमेंट करने वाले किसान है हमेशा पूरा 12 महीना उसका प्रोडक्शन देते, उनको तकलीफ हो जाती है। आपको करना है तो मार्केट सर्वे करो, मार्केट में बहुत अच्छा भी ये मार्केट हो रहा है, मार्केटिंग हो रहा है। अभी सोसाइटीज है, सोसाइटीज में जाके सर्वे करो, उनको भी एक वर्ग अभी काफी अच्छा इसका ये कर रहा है। पहले पता नहीं था कि ये सब्जी कैसा खाना चाहिए क्या। अभी क्या होता है, टीवी के चैनल के ऊपर से उसका एग्जांपल सब ये सब दिखा रहा है, रेसिपी दिखा रहा है। इसके वजह सबको मालूम है कि रेड कैबेज कैसा यूज करना है, चाइनीज कैबेज कैसा यूज करना है, बाकी के जो इटालियन हर्ब्स है, बेसिल, थाइम, रोजमेरी, ये कैसा यूज करना है। इसकी वजह से मार्केट बढ़ रहा है, खाने वाले बढ़ रहे हैं, मतलब मार्केट बढ़ रहा है। लेकिन जो प्रोडक्शन करने वाले उन्होंने वो मार्केट जो लगता है वो देना चाहिए, कैसा लगता है वैसा देना चाहिए। ठेले वाले में सब्जियां तो सब कुछ लगती है, बट उसके साथ धनिया, मिर्ची और नींबू भी चाहिए होता है। तो उसी तरीके से जो 5 स्टार होटल के जो शेफ है, तो उनको एक्सोटिक वेजिटेबल का पोर्टफोलियो तो चाहिए होता है, बट इसके साथ उनको भी फॉरेन के जो बोलते हैं ना एक्सोटिक हर्ब्स जो स्मेल बहुत अच्छा करते हैं, जैसे पिज्जा में डालते हैं या फिर आपका बहुत सारी चीजों में इस्तेमाल होता है हर्ब्स, जो जिसका स्मेल काफी अच्छा रहता है। तो उनका भी पोर्टफोलियो वो शेफ चाहते हैं कि आप एक्सोटिक वेजिटेबल के साथ इंक्लूड करो, है ना सर? हाँ। ओके, तो यहीं से आता है कस्टमर सेंट्रिक फार्मिंग। कस्टमर खरीदने के लिए तैयार है, पे करने के लिए तैयार है, बट क्वेश्चन ये है कि क्या आप उनको वो चीज प्रोवाइड कर पाओगे। तो ये सारा प्रोडक्शन एक्सपर्टीज में आता है। जैसे मार्केट में सर आपने बताया था कि किसान भी गलती करते हैं और होटल वाले भी बदमाशी करते हैं, तो ये दोनों वो क्या था सर, वो थोड़ा सा इंसाइट बताइए। ये भी अभी क्या है कि कोई 2-3 साल पहले, अभी तो पूरा मार्केट खराब हुआ है, लेकिन 2-3 साल पहले कि होटल 5 स्टार 6 स्टार वाले है ना, किसानों के साथ मतलब फार्मर के साथ एग्रीमेंट करते थे कि क्या क्या आप भेजते हो, भेज सकते हो, और पूरा बरस 1 बरस तक उनको भेजना है। अगर नहीं आया तो डेबिट मारते थे वो। लेकिन मतलब समझो 10 केजी का ब्रोकोली का ऑर्डर है उनका, और मेरे पास वो टाइम प्रोडक्शन नहीं है, मैं नहीं भेजा तो मार्केट से जो वो लोग उठाते थे, और मार्केट में जो रेट उन्होंने खरीदा, हाँ उन्होंने खरीदा है वो हम लोग से वसूल करते थे। मतलब जो नहीं भेज रहे, कभी कभी क्या होता है निसर्ग से कभी कभी बहुत बारिश हो जाता है, कभी कभी अभी हम लोग के जो इलाका है 38 के टेम्परेचर के लिए कभी टेम्परेचर नहीं जाता था, लेकिन अभी 42 तक जाता है। तो कोई जो एक्सोटिक वेजिटेबल है इतना टेम्परेचर में नहीं आता है। हम लोग जब चालू किए थे 35-36 ही टेम्परेचर था, लेकिन अभी टेम्परेचर बढ़ गया है। तो वो एक बात है। और दूसरी बात ये है कि अभी फार्मर की बात मैं बताएं, लेकिन जो होटल वाले हैं उनको क्या है कि ठंड के सीजन में, हम लोग पूना में रहते हैं, हड़पसर या आजू बाजू में, सब लोग फार्मर रेड कैबेज, चाइनीज कैबेज, पक्तूई इसका प्रोडक्शन देते हैं। और हम लोग के एग्रीमेंट रहते हैं, हम लोग का 100 केजी का अगर एग्रीमेंट है भेजने का, तो वो लोग क्या करते हैं, ये लोग कोई मार्केट सर्वे नहीं करते फार्मर लोग, फिर वो प्रोडक्शन तैयार होने के बाद 10 रुपए 20 रुपए केजी से दे देते हैं उनको। फिर हम लोग को 50 केजी का ऑर्डर रहेगा तो वो लोग 10 केजी का देते हैं, 40 किलो
ओपन मार्केट से उठाते। फिर ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर एग्रीमेंट किया है, फार्मर फंसाते, फार्मर भी फंसाते। फार्मर कैसे फंसाते? अभी समझो समर के टाइम में ब्रोकोली, चेरी टमाटर कभी कभी 300-400 रुपए पर केजी मार्केट में बनता है, लेकिन कितना दिन बनता है वो? 10 या 15 दिन। वो टाइम फार्मर क्या करते हैं, जो एक बरस भर देने वाला एग्रीमेंट किया है उसको नहीं देता है, वो 400 रुपए के लिए उनके पीछे भागता है 15 दिन 10 दिन के लिए। मतलब दोनों में भी गलती है, फार्मर में भी है और जो होटल वाले हैं उनमें भी गलती है। ये नहीं होना चाहिए। अगर विश्वास रखा है, जो पूरा साल तुमको काम देता है, पूरा साल आपका मटेरियल मंगवाता है, तो उसके साथ जाना चाहिए फार्मर में भी। और होटल वाले में जो आपको अगर फुकट बाहर से मिलता है मार्केट से, तो पूरा 12 महीना फार्मर तुम्हारे साथ है, फिर उनको ऑर्डर देना चाहिए। ये दोनों बात उसी गलती है, दोनों गलत है, ऐसा मैं समझता हूँ। और इसी वजह से क्या होता है कि होटल्स वाले क्या सोचते हैं कि अरे किसान तो वहां पे हायर रेट पे बेच रहा होता है, हाँ। तो वो फिर क्या करता है, डेबिट मार देता है। मतलब क्या होता है कि तुमने जो हमें ब्रोकली या चेरी टमाटर इस ऑफ सीजन में नहीं दिए जिस टाइम में हमें जरूरत है, तो हमको तो मार्केट में 300 का 500 रुपए में खरीदना पड़ गया, हाँ। तो वो ज्यादा दाम मार के इसको डेबिट कर देता है, तो उसके अकाउंट से वो पहले ही माइनस कर देता है। तो क्या होता है, ये एक नेवर एंडिंग लूप है कि अंडा पहले या मुर्गा पहले, वो बोलते हैं ना, तो दोनों का उसमें डेडलॉक में फंस जाता है। तो उससे बचने के लिए उपाय है कि अपना एक प्रेडिक्टेबिलिटी मेंटेन कीजिए। होटल वालों के साथ अगर आपका जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट है, तो उसको कंटिन्यूटी इन सप्लाई दीजिए, उसमें कोई ब्रेक आने मत दीजिए। और एट द सेम टाइम यहाँ पे जो आपका मान लीजिए 10-15 दिन का भी एक जो हाइप आता है, तो उसमें आप पहले से प्री प्लान करके रखिए कि भाई साल के उस जो स्पेसिफिक 2 महीने के बीच वाला जो टाइम है, उसमें हमारा 10-15 दिन के लिए रेट हाई हो सकता है। तो उस 10-15 दिन के हिसाब से मे भी आप तैयारी कर सकते हो, ताकि उसमें सिक्सर मार दो तो हो जाए सारा साल भर का कमाई। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। इसको अपॉर्चुनिस्टिक मार्केट बोलते हैं, जहाँ पे अपॉर्चुनिटी को देखते हो आप 10-12 दिन ही सही, बट उसने में आपने सिक्सर मारा। बट यस, जो कंसिस्टेंट क्लाइंट है उसको आप मत छोड़िए, उसका हाथ थामे रखिए, क्योंकि अगर उसके साथ रिलेशन आपका खराब हो गया, फिर अगले सीजन में फिर वो आपको वापस से कॉन्ट्रैक्ट नहीं देने वाला। फार्मर खुद अगर मार्केटिंग करेंगे तो कभी भी लॉस नहीं होगा, कभी भी लॉस नहीं होगा। ये जो बीच वाले हैं ना, वो फंसाते हैं। अभी मैं एग्जांपल एक बात करता हूँ कि एज पर जब मैं प्रोडक्ट स्टार्ट किया, उसका 240 रुपया पर केजी रेट था होटल में, और मुझे पता नहीं था। वो टाइम मैंने क्या किया कि वही टाइम 6 महीना मुझे गया और उसमें मैं मार्केटिंग सर्वे किया, फिर भी 90 रुपए केजी से ना बीच वाले से मैं दे दी 90 रुपए केजी। वो टाइम 240। लेकिन मैं एक बात उससे सीखा कि प्रोडक्शन करना है तो खुद बेचना सीखो। मेरे 21 साल के अनुभव से ऐसा लगता कि जो एग्जोटिक वेजिटेबल जो फार्मिंग जो लोग करते हैं, और कोई अच्छा कंपनी है, 2-3 कंपनी भी यहाँ पर है हमारे महाराष्ट्र में, लेकिन बिजनेस सीक्रेट करके वो किसी को क्या कर रहे हैं, पैसे करे वो बताते नहीं। लेकिन जब मैं चालू किया ये फार्मिंग, तो मैं पूरा ओपन सीक्रेट रखा कि मेरी सोच ऐसी है कि इतना हार्ड वर्क तुम करोगे उतना सक्सेस तुमको मिलेगा, जितना मुझे मिला उतना भी तुमको मिलेगा। लेकिन एक बात ये इसमें एक मार्केटिंग की ऐसी है कि ये जो एग्जोटिक वेजिटेबल है उसका मार्केटिंग मर्यादित है, फिर भी अच्छा है। आज भी है ना, पूरा जो सब्जी है, रेड कैबेज, चाइनीज कैबेज, आइसबर्ग लेटूस, उससे जो हर्ब्स है, थाइम, रोजमेरी, ऑरेगनो, सेज, ये बाहर से मंगवाते, वो कम गिरते इसके लिए। 5 स्टार होटल वाले बर्गर पिज्जा में यूज करते। अभी क्या है मालूम है, जो कंसल्टिंग कर रहे हैं ना, वो प्रोडक्शन के बारे में बताते, लेकिन मार्केटिंग के बारे में बताते नहीं। मैं बहुत सी जगह ऐसा देखा हूँ और बहुत आदमी भी ऐसे देखे। और प्रोडक्शन करने वाले भी जो फार्मर है, वो है ना मार्केटिंग के बारे में सोचते नहीं, प्रोडक्शन के बारे में सोचते। और हम लोग का सुझाव अनुभव से ऐसा कि पहला मार्केटिंग देखो, मार्केट में क्या चलता है और कैसा चलता है वो देखो। और दूसरी चीज है कि जो फार्मर जो है वो एक दूसरे को ये बात बताते नहीं, बिजनेस सीक्रेट करके बताते नहीं। इसके लिए हम लोग पीछे। अगर एक तरीके से अभी मेरे पास समझो 21 सब्जी का प्रोडक्शन है, मैं जब चालू किया तो मैं सोचता कि एक 21 सब्जी संभालने से हर फार्मर जो एक फार्मर को एक सब्जी देने का, उसका मैनेजमेंट मैं करने का और पूरा ये मार्केटिंग मैं संभालेगा। लेकिन यहाँ का फार्मर का, कहीं का भी फार्मर हो, उनका सोच है कि उनको ज्यादा पैसा मिल रहा है
इसके लिए गड़बड़ कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। और आगे चल के अगर फार्मिंग में सक्सेस होना है तो एक दूसरे को साथ चल के चलेंगे तो फार्मिंग में सक्सेस होगी। इसका मतलब जो पहले जमाने में जो बिजनेस ट्रेड सीक्रेट बोल के किसान छुपा लेते थे और सिर्फ सक्सेस अपने तक ही सीमित रखते थे, आज के नए जमाने का ये सोच है कि भाई जितना आप अपना जो बिजनेस कोलैबोरेशन से आगे बढ़ाओगे, अपने साथ 10 किसानों को जोड़ते हो, भले वो एफपीओ के माध्यम से हो या फिर किसी भी माध्यम से हो, तो एटलीस्ट उसके सहारे अगर आप जोड़ते हो तो ऑब्वियसली अपने सक्सेस के साथ दूसरों का सक्सेस जब जोड़ोगे तब बाय डिफॉल्ट आप भी बड़े बन जाओगे। और दूसरी चीज ये है, महाराष्ट्र में फार्मर प्रोड्यूसर्स कंपनी 2-3, उन्होंने कम से कम 100 फार्मर इकट्ठा किए, जैसे कि नासिक के सह्याद्री एग्रो, यहाँ के हमारे कोल्हापुर के प्रतापगढ़ एग्रो। ये जो कंपनी चल रही है ना, वो सब किसान अच्छे किसान इकट्ठा हुए और प्रोडक्शन और मार्केटिंग मैनेजमेंट अच्छा तरह रखा है और लोग अच्छा तरह से आज पैसा कमा रहे हैं। मार्केट में वो लोग का नाम है, पैकेजिंग, ये सब अच्छी तरह से, जो डिलीवरी होती है वो तुरंत डिलीवरी हो जाती है, मिल जाती है उनको। सिटी में जो बड़ा सोसाइटी है उनको पहले ऑर्डर, फोन पर ऑर्डर लेते हैं, नेट पर ऑर्डर लेते हैं और उनको वही तरीके से भेजते हैं पैकेजिंग करके। इसका मतलब ये हो गया कि आपको सिर्फ प्रोडक्शन लेने तक ही सीमित नहीं रहना है, प्रोडक्शन और मार्केटिंग के बीच में जो मैनेजमेंट होता है या फिर उसके साथ मार्केटिंग होता है कि कस्टमर के डाइट को देखते हुए या कस्टमर के नीड को देखते हुए आपको मतलब जरूरत से ज्यादा ओवर प्रोडक्शन नहीं करना है। ओवर प्रोडक्शन जहां पे हो गया वहीं पे किसान आधा खत्म हो जाता है, क्योंकि अगर 50% का लॉस अगर शुरुआती दौर में बैठ जाता है बट्टा, तो फिर बाद में आप ग्रोथ कहां से करोगे? आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा ही नहीं। तो उसको बैलेंस आउट करने के लिए हमारे सर का जो 21 साल का जो तजुर्बा है, ये एज अ फार्मर, ये पूरी जो जर्नी है वो सर आपको ये 5 से 10 मिनट का जो वीडियो है या फिर जो वीडियो जो आप शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में देख रहे हैं वो आपको पूरा बता दे रहा है अपनी जर्नी। तो 1% या 2% के जो जर्नी से आपने मतलब पूरा 21 साल का जो नॉलेज है वो एक निचोड़ में आपको मिल रहा है। वैसे सर ये एग्जॉटिक वेजिटेबल जब आपने शुरू किया था, पहली बार जब सुना था वो कौन सा साल था सर? 94 में। और आपने प्रोडक्शन कब से स्टार्ट किया? 98 से चालू किया। मतलब 4 साल के अंदर आपको उस टाइम पे तो इंटरनेट भी नहीं था? नहीं था। 4 साल में यही क्या कहाँ सीड्स मिलता है, क्या करते हैं, कैसे, ऐसा उसमें गया। लेकिन फर्स्ट टाइम एक मराठी न्यूज़पेपर है, उसमें एस्पारगस करके एक पहला आर्टिकल आया था। वो एस्पारगस का आर्टिकल पढ़ के मैंने वो सीड्स का मिलता है ये किया। फिर पूछते नासिक में मखमालाबाद में सुभाष तिड़के नाम के एक फार्मर थे, उनके पास वो सीड्स था। लेकिन वो टाइम 96-95 में 10,000 रुपया पर केजी का उनका रेट था, वो केजी का सीड्स का। वो सुन के मैं तो एकदम हैरान हो गया, बाप रे इतना। लेकिन मैं थोड़ा सा अभ्यास किया मार्केटिंग का, तो मुझे पता चला कि वही एस्पारगस 240 रुपए पर केजी बेचा जाता है, बिक जाता है। तो मुझे अंदाजा लगा कि ये पैसा जाएगा तो भी कुछ वादा नहीं। मेरा छोटे भाई अशोक गुंजाल करके, उनसे मेरे पास पैसा भी नहीं था, 5,000 रुपया दिया और आधा केजी वो सीड्स। मैडम मैं गया, हम लोग वहां पर गए तो वो फार्मर में हमको उसका फार्म भी नहीं बताया, कुछ मालूमात भी नहीं किया। वही टाइम से हम ऐसे दिल में सोचे कि मेरे फार्म पर कितने भी लोग आए तो कम से कम खाना देने को चाय पानी तो हम लोग पूछेंगे। और वो बात हमें हमेशा में ध्यान में रखे। जितने में एक आदमी आया तो भी उनको उतना ही टाइम दिया, बस आया तो बस के साथ जितने भी फार्मर लोग आए उनको भी उतना टाइम दिया। और हमारा जो पिताजी है वो हमेशा करते हैं, हमारे पास जो ज्ञान है वो बांटने से बढ़ता है, रखने से नहीं। और वही हम लोग अभी तक आज तक करते आ रहे हैं। आज के इंटरनेट के ज़माने जैसा उस टाइम में इतना आसान भी नहीं था सारी चीज़ें। सर लोगों ने 4 साल लगा के वो किताबों में, मैगजीन में, जो भी उनको मिला, जहाँ से आर्टिकल मिला, जहाँ से किसानों के बारे में लिंक पता चले, सर ने जाके उन खेतों में उनसे बातचीत करनी चाहिए, काफ़ी रिजेक्शन भी झेले और एट द सेम टाइम अपने सपने को कभी नहीं छोड़ा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जर्नी टू द सक्सेस इतना आसान भी नहीं होता, बट सक्सेस उन्हीं को मिलता है जो उस रास्ते में बने रहते हैं। हम लोग जब मार्केट चालू किए तो ताज होटल बॉम्बे का 5 स्टार होटल, 2-3 होटल मुझे मिला। वो टाइम ऐसे हो कि एक जो होटल के मार्केटिंग मैनेजर हमारे खेत पर आए, कोई बताए उनको। और वही टाइम बिल क्लिंटन अमेरिका के प्रेसिडेंट यहाँ आने वाले थे और वो एक
5 स्टार होटल में रुकने वाले थे, तो हम लोग को 21 दिन पहले वो उसका ऑर्डर मिल गया वो सब्जी का। फिर हम लोग को ऑर्डर पूरा जो दिन पूरा करने का था वही दिन मेरे पिताजी गुजर गए, लेकिन फिर भी हम लोग वो ऑर्डर पूरा किए और वो लोग वापस आए और मेरे मिसेस को 50,000 का चेक यहाँ पर दे दिए और बोले अच्छा काम करो और हम लोग को ये करो। फिर हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर आगे चल के हम प्रोडक्शन बढ़ाते गए। पूरा महाराष्ट्र में हम लोग बहुत आदमी लोग को सिखाया है। मेरे ख्याल से 200-250 KVK में मैं जाके एग्रीकल्चर ऑफिसर के साथ जहाँ एग्रीकल्चर प्रोग्राम रहते तो वहाँ पर गए। मेरे खुद के फार्म पर कम से कम 80,000 फार्मर आके गए और ये सब चलते मुझे हम लोग का अवार्ड मिला। ICAR का NG रंगा डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर अवार्ड मेरे मिसेस को मिला। कृषि भूषण महाराष्ट्र शासन का कृषि भूषण अवार्ड मिला। अवार्ड बहुत मिले, लेकिन अवार्ड के लिए हम लोग फार्मिंग नहीं करते थे, हमारे पेट के लिए किए। लेकिन हम लोग जो करें अलग ढंग से करें ये भी हम लोग को पता नहीं था वो टाइम। लेकिन फिर देखते देखते पूरा महाराष्ट्र में बात फैल गया और एक्सोटिक वेजिटेबल के लिए हमारा नाम अच्छा हो गया और ये पूरा हमारा जर्नी रहा आज तक। बॉम्बे जाने के बाद जब मैं नौकरी सर्विस करने लगा तो नौबत आया कि 70 डेज का स्ट्राइक हुआ। उसके बाद मैं गांव में आया, मिसेस को बोला कि अभी क्या करना है, कुछ तो करना पड़ेगा। मिसेस बोला हम लोग का जो खेती है उसके लिए पानी का व्यवस्था कर लो, फिर हम लोग थोड़ा थोड़ा खेती करेंगे। फिर हमारा जो जुन्नर तहसील है पूर्णा डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में, वो एरिया टमाटर का पॉकेट कहा जाता है। टमाटर, अंगूर और पूरा वेजिटेबल हमें यहाँ से हम लोग हमारे फार्मर बनाते हैं यहाँ पर। मैं कोशिश किया, चालू किया, कुछ खेती का कुछ भी मालूम नहीं था। किताब लेके किससे पूछ के कौन सा ये लगाने के हम लोग टमाटर और करेला लगाए फर्स्ट टाइम। और उसको कीड़ जो आता है उसको जो ये कुछ भी पता ही नहीं था कैसा करना है। फिर क्या हुआ कि 22,000 रुपये का घाटा हो गया उल्टा। मेरे गांव वाले, मेरे फ्रेंड्स सब बोलने लगे कि खेती छोड़ दो, खेती तुम्हारा काम नहीं है, तुमको अनुभव नहीं है। हमारा पूरा जिंदगी खेत में गया, खेत में अच्छा नहीं है, आप नौकरी करते हो नौकरी करो। लेकिन मुझे ये अच्छा नहीं लगा। फिर उसके बाद हम लोग 6 महीना है ना खेती बंद रखे। लेकिन वो टाइम मैं क्या कि बॉम्बे से गांव आता था और जो अच्छा किसान है प्रगतिशील उसको पूछता था क्या करते हो, टमाटर लगाते हो, फ्लावर लगाते हो, कैबेज लगाते हो, कहाँ से बीज लाते हो, कितना खर्चा आता है, कहाँ बेचते हो, कितना मुनाफा होता है। ऐसा 41 फार्मर का मैं डाटा लिया और मेरे एक बात समझ में आया कि ऐसा खेती करके कुछ फायदा नहीं, जो पारंपरिक खेती कहा जाता है। तो उसके लिए अलग क्या है, जो मार्केट में बेचता है, जो वही प्रोडक्शन करने का ये करो। तो क्या करने का, तो मैं बॉम्बे था, क्रॉफर्ड मार्केट में मैं जाता था तो थोड़ा सा अलग अलग सब्जी, बाहर का परदेसी जो सब्जी है विदेशी, वो सब्जी मेरे को 1-2 सब्जी देखने को मिला और मुझे ऐसा लगा कि यही हम लोग हमारे खेत में उगाएंगे। लेकिन एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है वो बोलते थे कि यहाँ के इसमें नहीं आएगा, या उसके लिए बाहर का है तो बाहर उसको लिए ग्रीन हाउस बनाना पड़ेगा और फिर वो उसका प्रोडक्शन आएगा। उसके बाद हम लोग मैं वो टाइम सीड्स, डायरेक्ट सीड्स नहीं आता था और हमारा जो केंद्र शासन है उन्होंने कानून बना के रखा था कि बाहर से कोई भी सीड्स यहाँ नहीं आए इंडिया में और इंडिया का सीड्स बाहर नहीं जाए। तो चोरी छुपा के एक आदमी बैंगलोर का इसका 2-4 सब्जी का सीड्स लाया था। बैंगलोर से मैं उसके पास ये 2-4 सीड्स मंगवाया। तो उसको क्या आता है, रेड कैबेज, पार्सले, चाइनीज कैबेज और पकचोई, ये 4 सब्जी का सीड्स लाया था। फिर हम लोग को भी पता नहीं था, हम लोग थोड़ा सब बेड़ बना के चालू किया। फिर एक गुंठा में हम लोग को उसका ट्रायल लिया, आइसबर्ग लेटूस, रेड कैबेज, चाइनीज कैबेज क्या आता है, कितना दिन में आता है, कैसा आता है, और वो डाटा वो टाइम में पूरा हाथ से लिख के गया। और उसके बाद ये वो टाइम है ना, ये सब्जी का कहाँ पर भी मालूमात नहीं था, नेट नहीं था, किताब नहीं था, कुछ भी नहीं था। हम लोग हमारे अनुभव से वो सीखते गए और आगे चलते। लेकिन एक फायदा ऐसा हुआ कि हमारा जो तहसील है अलग से हम लोग प्रोडक्शन लिया, जो सब करते वो हम लोग ने किया। इसके लिए हम लोग क्वालिटी के ऊपर ध्यान दिया, प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान दिया, पैकेजिंग के ऊपर ध्यान दिया वो टाइम।
हम लोग तो गांव वाले लोग बोलते थे क्या करते हो, सब्जी लाते हो, धोते हो, फिर 100 ग्राम 50 ग्राम 1 केजी में पैक करते हो, ये क्या करने का है ऐसा। लेकिन हम लोग वो किया और मेरा फार्म का नाम, मैं मेरे लड़की का ग्रीन पल्लवी फार्म एक्सोटिक वेजिटेबल फार्म रखा। पर ऑब्वियसली अगर इसमें आप खुद अकेले कूदना चाहोगे तो हो सकता है उसमें गलतियां आप कर बैठोगे, तो आपको भी शुरुआती दौर में एक मार्गदर्शक की जरूरत पड़ती है और इसी के चलते आपको गुरु कृपा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना 21 साल का अगर तजुर्बा है उनके पास, तो कुछ तो उनको ऐसा पता है जो शायद से आपको नहीं पता है। तो आई होप इसमें शायद से आपको बहुत ज्यादा एक अपर हैंड मिल जाए एज अ फ्रेशर या फिर एज अ न्यूबी, आपको भी बहुत अच्छा सपोर्ट मिल जाएगा। महाराष्ट्र में सब लोग का एक गलत धारणा ये थी कि एक्सोटिक वेजिटेबल ग्रीन हाउस में करना चाहिए, ग्रीन हाउस में होना चाहिए। ग्रीन हाउस में क्या होता है कि प्रोडक्शन अच्छा आता है, सब आता है, लेकिन ग्रीन हाउस बनाने के लिए 1 आर बनाने के लिए 1 लाख रुपया खर्चा है। मतलब 10 आर का बनाए तो 10 लाख रुपया खर्चा है। और मैंने क्या किया कि जो मेरा अनुभव से 10 लाख रुपया खर्चा करके ग्रीन हाउस बना, ठीक है, तो मैं डायरेक्ट है ना ओपन फील्ड में काम चालू किया। मेरा अनुभव ऐसा था कि समझो आइसबर्ग लेटुस ग्रीन 10 गुंठे के ग्रीन हाउस में 100 केजी प्रोडक्शन आएगा, लेकिन जो ओपन फील्ड में उसमें 50 केजी आएगा। लेकिन 50 केजी आने के बाद 50 केजी और 100 केजी ग्रीन हाउस वाला प्रोडक्शन में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं होता और रेट तो वही मिलता है, लेकिन मुझे बैंक का हफ्ता नहीं देना पड़े। जितना खेत में तुम्हारा खर्चा कम हो उतना मुनाफा ज्यादा, ये मेरा सूत्र था। फिर ऑर्गेनिक के लिए मैं ये किया कि जो उसके जमीन खराब होता है, खाने वाले का सेहत खराब होता है, इसके लिए मैं ऑर्गेनिक की तरफ बढ़ गया और आज ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहा है और ऑर्गेनिक फार्मिंग सिखा रहा है। किसी फार्मर को पता नहीं होता है कि मार्केटिंग कैसा करे, बीच वाला उसको फंसाता है और 90 के मैं बताया एग्जांपल कि 240 रुपया पर केजी और 90 कितना, खाली मेरा बॉक्स उठा के उधर देने का 240 रुपया ले लेने का और 90 मुझे देने का, बाकी का पैसा वो लेता था। वो कितना पैसा मिलता था। ऐसा ही मार्केट में हो रहा है अभी। जो भी फार्मर एक्सोटिक वेजिटेबल करता है वो मार्केट सर्वे नहीं करता है, मार्केट के पास कोई नहीं करता। पहला आप मार्केट जाओ, मार्केट कहाँ पर है उनसे बात करो और वो जो बोले वो हिसाब से प्रोडक्शन चालू करो, 100% सक्सेस है। लेकिन कोई उठा एक्सोटिक वेजिटेबल चालू किया, अभी क्या पुणे में सीड्स मिल रहा है, कहीं पर भी सीड्स मिल रहा है, वो सीड्स आता है, कोई भी कंपनी कैसा भी सीड्स बेचता है, वो भी गलत है। सीड्स जो है अच्छा कंपनी वाले जो है बाहर के, उससे अच्छा ले लो और अपने खेत में उगाओ, अच्छा प्रोडक्शन दे दो, मार्केट 100% है और मिलेगा। लेकिन बीच वाला जो है वो हटाओ। एक और सूत्र सर ने बहुत अच्छा बताया कि देखिए क्या होता है कि नॉर्मल जो हम लोग के जो फार्मिंग जो स्टार्ट करना चाहते हैं उन लोग का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनका कहाँ से बीज ले, किससे बीज ले और कैसी बीज ले, इसकी समझ कम होती है। जो कि सर लोग के पास तजुर्बा इतने सालों का कि 20-21 साल का तजुर्बा है कि कौन सा वैरायटी वहाँ पे अच्छा काम करती है और कौन सा वैरायटी किस वेदर में किस टाइम पे काम करती है, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजों का इंसाइट ना जानने के कारण ही ज्यादातर किसानों का खेती बाड़ी से नुकसान होता है। ये नहीं कि वो उग नहीं पाते, उग तो जाते हैं पर प्रोडक्शन ले नहीं पाते, उसकी क्वांटिटी भी नहीं आ पाती और उसकी क्वालिटी भी नहीं आ पाती। तो उनमें से वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर है कि वैरायटी ऑफ सीड्स कहाँ से आप सोर्स कर रहे हो, है ना सर? हाँ, मैं जानबूझकर कंपनियों का नाम यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ कि उनका मार्केटिंग हो जाएगा। जब आप खुद हमसे मिलोगे तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। बिल्कुल सर। तो यहाँ पे आपने समझा होगा कि फार्मिंग का कंसल्टेंट या फिर एग्रीकल्चर के कंसल्टेंट सर जैसे ऐसे लोग की कब आपको जरूरत पड़ती है। ये 2 टाइम पे है, जब आप जब खुद से अकेले स्टार्ट करने जा रहे हो, जब आप अकेले पड़ गए हो, तब जाके फार्मिंग के कंसल्टेंट सर जैसे तजुर्बेकार लोगों की जरूरत आपको पड़ेगी। और दूसरा ये हो गया कि आपका फार्मिंग प्रोजेक्ट आपके हाथ से छूटा जा रहा है, जो साइकिल का हैंडल पकड़ते हैं चला रहे हो तो वो हाथ से छूटा जा रहा है, और वो टाइम में आपको एक सेकंड ओपिनियन चाहिए डॉक्टर की तरह कि अब ये प्रोजेक्ट अगर अगले 6 महीने तक अगर मैं इसमें सक्सेस नहीं हो पाया तो इसका मतलब मुझे प्रोजेक्ट वाइंड अप करना पड़ जाएगा। तो उस नौबत तक आ गई है। तो उस नौबत तक आने से पहले ही उस टाइम पे आपको फार्मिंग के प्रोफेशनल कंसल्टेंट्स की जरूरत पड़ेगी और उसी में सर जैसे लोगों का ही वहां पे सहारा आपको काम आएगा। सर आज से 6-7 साल के पहले की बातचीत करते हैं कि उस टाइम पे जब फार्मिंग के लिए सर हमें तो कुछ नहीं आता था खेती बाड़ी का, तो हम लोगों ने फोन से आपको अप्रोच किया कि हम लोगों ने इंटरनेट पे उस टाइम में सर्च किया तो आपका नंबर मिला और उस नंबर से जब आपको कांटेक्ट किया तो उस समय में उस टाइम पे आपके जहन पे क्या चल रहा था?
मेरे ख्याल से 2013-14 की बात है। और वो टाइम मैं भी पूरा महाराष्ट्र में कंसल्टेंट के लिए घूमता था, और वो टाइम विवेक जी का फोन आया, सर मैं ऐसा ऐसा करना चाहता हूँ, एग्जीक्यूटिव वेजिटेबल ग्रो करना चाहता हूँ। तो मैंने विवेक को पहला बताया कि आप करो, मैं आपको मार्गदर्शन तो जरूर करूँगा, लेकिन जहाँ आप करना चाहते हो बनारस में, यूपी में, वहाँ पहला आप मार्केट सर्वे करिए, वहाँ पर मार्केट है या नहीं वो देखिए, फिर बाद में हम बात करेंगे। फिर विवेक ने बहुत मेरा अच्छा शिष्य है वो, जो बात मैं उनको बताया उससे भी आगे चल के उन्होंने वो काम किया, बढ़िया काम किया। उन्होंने दूसरे का जमीन भाड़े पर लिया था, वो जमीन पूरा बंजर था। फिर मैडम और मैं जाके पूरा बताया, उन्होंने दिन रात काम किया, वहाँ मेहनत किया, बहुत काफी हार्ड वर्क किया उन्होंने। और वो बनारस में एक अच्छा खेती का मॉडल उन्होंने खड़ा किया, और खेती बाड़ी करके आज पूरा देश में उनकी पहचान हो रही है। और मुझे पूरा अभिमान है, मेरे से ज्यादा मेरे शिष्य ने काम किया, मुझे बहुत आनंद है, हम दोनों की बहुत आनंद है। और उसके बाद एक्सोटिक वेजिटेबल का प्रोडक्शन चालू करने के बाद सीड कहाँ मिलता है, कैसा लगाना है, करना है, हम कम से कम बनारस 4-5 बार गए, विवेक को बताया, विवेक ने जैसा बताया उससे भी अच्छा, काफी अच्छा किया। उनका जो फ्रेंड है सुधीर संदीप, उन्होंने भी अच्छा उनको मदद किया, और दोनों ने मिलकर बहुत अच्छा खेती बाड़ी फार्म बनारस में खड़ा किया। मैं बताना चाहती हूँ, मुझे जब विवेक को मैंने देखा तो मुझे लगा नहीं ऐसा का वो ये कर सकता है, लेकिन उन्होंने भी उनके गुरु के जैसा जिद पकड़ के ये काम किया, बहुत अच्छा काम किया। हमें लगा ही नहीं था कि वो ऐसा कर सकता है, बहुत अच्छा। हम दोनों का उस पर आशीर्वाद बना रहेगा। ये तो फिर उस टाइम पे अगर देखा जाए, हम लोग आईटी सेक्टर से दिल्ली में जॉब करते थे, और उसके बाद आए थे तो मतलब फार्मर जैसा हम लोग दिखते भी नहीं था, और फार्मर रेडी भी नहीं थे, फार्म रेडी भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। तो मुझे भी नहीं लगा था कि ये कर सकता है, खेती कर सकता है, ऐसा नहीं लगा था। तो वहां से फिर जर्नी स्टार्ट हुआ। तो ऑलमोस्ट लाइक 7 साल के बाद ऑलमोस्ट लाइक सर के पास, सर और मैडम का पहली बार हम लोग आए वहाँ पे, उनके गांव पे आए हुए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में वही सर से बताया कि सर ये पूरा जर्नी जो हमारा गया था इतने सालों में, तो वो कैसा गया। और ऑब्वियसली अकेला मैं छात्र नहीं हूँ, और भी बहुत सारे छात्र हैं, तो हो सकता है छोटा छोटा भी अगर हम लोग कुछ अगर सर के गाइडेंस में अगर कुछ कर सकते हैं, तो ऑब्वियसली वो आने वाले जनरेशन को भी एक अच्छा मार्गदर्शन दे सकती है। विवेक ने मुझे इतनी बात, मैं खुद विवेक को बता दूं कि अपना अनुभव होता हूँ, जब दिल्ली में वो अच्छा खासा कंपनी में सर्विस छोड़ के जब बनारस आए और खेती करना चाहते थे, खेती करने के लिए मुझे मार्गदर्शन करके बुलाया, वो टाइम का पोजीशन और आज का पोजीशन ये बताइए जी। तो यहाँ पे देखिएगा, जब मैंने शुरुआती दौर में स्टार्ट किया था, मुझे पता था कि इंटरनेट पे चाहे जितना भी वीडियोस मैं देख लूं, बट एट द एंड ऑफ द डे फार्मिंग का वो इनसाइड तजुर्बा हमको नहीं है। तो हमने पहले हथियार डाल दिया, हमने बोले कि भाई पहले गुरु लोगों से पहले गुरु को ढूंढ के निकालो कि उपयुक्त गुरु कौन है। तो हमने इंटरनेट पर सर्च किया, फिर फाइनली किसी एक आर्टिकल में सर का नाम वहां पे लिखा हुआ था, और स्पेशलिस्ट क्या थे सर, एग्जॉटिक वेजिटेबल्स के। हम बोले भाई पैसा ज्यादा एग्जॉटिक वेजिटेबल मिलता है, तो क्यों ना हम इसका शुरू करें। ऑब्वियसली नई सोच तो ऐसी ही होती है हमारी भी। तो इस तरीके से वहां से सर को ढूंढ के निकाला। अब मेरे को तो मराठी आती नहीं थी, तो फिर हमने ट्रांसलेटर से देके फिर इनसे बातचीत करवाई। अब फिर बाद में पता चला कि सर को काफी अच्छी खासी हिंदी आती है। तो फिर वहां से सर के मार्गदर्शन में हमने उस टाइम पे शुरू किया था, और वो जर्नी कभी हमने वो जर्नी को छोड़ा नहीं, वहां से टिके रहे। और सारे आंधी बारिश तूफान बाढ़ कुछ भी हो गया, फिर आज तक टिके हुए 7 साल बाद आज हम जो भी हैं आपके सामने, वो हमारे गुरु और गुरु माता दोनों के बदौलत है। तो ये पूरी जर्नी, अगर आपको लीडरशिप अगर आपको बिल्ड करना है, तो भट्टी में आपको तपना पड़ेगा। बराबर। और भट्टी में जब तक आप तपने के लिए, जब तक मेंटली, फिजिकली और इमोशनली तैयार नहीं हो, तब तक आप सक्सेस के लिए भी रेडी नहीं। सर मेरे ओल्डर वर्जन है, मैं सर का यंगर वर्जन हूँ, मान के चलिए। एक पिता पुत्र का जैसा रिलेशन है हम लोग का। अभी का जो युवा है उसको क्या है, तुरंत खाना पकाए, गर्मा गर्म खाए, मतलब पैसा जल्दी हाथ में मिले, ऐसा नहीं होता। अभी विवेक का जर्नी 6-7 बरस का जर्नी, हार्ड वर्क किया, इसके लिए वो सक्सेस है। और अभी मैं ये सोचता हूँ, अगर एग्रीकल्चर हमारा भारत देश कृषि प्रधान बोला जाता है, लेकिन कृषि प्रधान होने के लिए हमारा जो नया युवा है वो खेती में आना चाहिए, एग्रीकल्चर में आना चाहिए।
लेकिन होता है क्या कि हम लोग का जो मानसिकता जो है, मतलब कई का स्टेट हो, यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, कई का भी हो, कि घर में अच्छा जो लड़का है वो बाहर भेजने का, और जो बैड मतलब उसको कुछ समझता है वो खेती में डालने का। मैं हमेशा समझता हूँ आप उल्टा करिए, जो अच्छा है पढ़ा लिखा है उसको खेती में डालो, और जो उसको ज़्यादा कुछ समझता है उसको नौकरी में डालो। लेकिन ऐसा होता नहीं। और अभी क्या हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि आगे चल के हमारा देश, हमारा वर्ल्ड कितना भी आगे जाएगा तो मशीन में अनाज पैदा नहीं होगा, मशीन में वेजिटेबल नहीं पैदा होगा। हमको तो खेती फार्मिंग तो करना पड़ेगा, लेकिन फार्मिंग करने के लिए पूरा हिसाब से, मैं अभी किसी जमात का नाम नहीं लेना चाहता है, लेकिन जो मारवाड़ी हमारे बंधु है वो क्या करते हैं कि बिजनेस जो है बचपन से वो अपने बच्चे के अंदर डालना चाहते हैं। उनका हिसाब है 2 रुपया डालेगा तो 4 रुपया आना चाहिए। लेकिन पूरा यूपी का किसान हो, महाराष्ट्र का हो, किसी का हो, वो पैसे का हिसाब नहीं रखते। मैं समझता हूँ कि आप फार्मिंग है ना, क्या बोलते हैं, प्रोफेशनल तरीके से करिए तो पैसा 100% आएगा। लेकिन नया युवा है ना, अभी क्या होता है, ओल्ड जो फार्मर है वो अपनी सोच बदलते नहीं। पारंपरिक तरीके से जो सोच है वही सोच, गन्ना लगाओ, गन्ना क्यों लगाओ, तो गन्ना क्यों लगाओ, तो कुछ एक बार लगाया, पानी भर दिया, शुगर मिल्स वाला लेके जाएगा, पैसा आ जाएगा। इसकी वजह से नया सोच नहीं आता है। और दूसरे क्या है कि हमारा जो सोच है, किसी गांव में, हम इजराइल देश का हमेशा नाम नहीं लेते, लेकिन हमारे गांव में एक ने टमाटर लगाया सब टमाटर लगाते, एक ने प्याज लगाया सब प्याज लगाते। इससे मार्केटिंग नहीं बढ़ेगा ना, मार्केट नहीं होता है। मार्केट के लिए हम लोगों ने जो अलग तरह से जो मार्केट में बेचा जाता है, मैं पहले बोल चाहता हूँ, वही होगा और वही भेजो। और नए युवा को मैं ये कहता हूँ कि नया युवा ही आना चाहिए फार्मिंग में, नया युवा आना चाहिए। उसकी सोच अच्छी है, उसको मेहनत करने की ये अच्छी है, मार्केटिंग के लिए अच्छी। हम लोग के लिए नेट इंटरनेट नहीं था, ये नहीं था, अभी वो सब यूज करने लगा है। मैं थोड़ा पीछे हट गया कि ये सब चीजें मुझे वो टाइम यूज नहीं करनी आती थी, नहीं तो पूरा भारत देश का जो मार्केट है ना मेरे हाथ में रहता था वो टाइम। इतना मेरा काम अच्छा था वो टाइम, लेकिन ये सब चीज मुझे यूज नहीं करनी आती थी। अभी जो नया युवा आया है ना उसको सब मालूम है, उसको मार्केटिंग का पता है, उसको प्रोडक्शन का पता है, उसको सीड्स कंपनियों का पता है, और ये जल्दी सीख जाता है। लेकिन क्या है, उसका खाली एक सोच जो है कि तुरंत पैसा आना चाहिए, ऐसा नहीं होना है। आप ये सब थोड़ा जर्नी उसमें जाओ, थोड़ा सा तकलीफ उठाओ, हार्ड वर्क करो, 100% पैसा है। और खेती में अभी मैं एक भविष्य बताऊं, मैं भविष्य बताने वाला नहीं है, लेकिन भविष्य 5 साल के बाद में हर कोई है ना, कितना भी डॉक्टर बनेंगे, एक गांव में 4-4 डॉक्टर मक्खी मारते बैठे हैं। वकील कितने हैं वो पीछे आप देखते होंगे, वकील और इंजीनियर कितने हैं। ये सब है ना आपको खेती करना पड़ेगा आगे चलते। अभी ऐसे कि खेती वाले को लड़की नहीं मिल रहा है, उल्टा आगे 5 साल के बाद उल्टा होगा कि खेती वाले के लिए लड़की देंगे लोग, ऐसा होगा। खेती के सिवा कोई चारा नहीं। हमारा जैसा पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है, उसके के अनाज तो आकाश से नहीं पड़ेगा। कितना भी देश आगे जाएगा, कितना भी वर्ल्ड आगे जाएगा, तो मशीन में वेजिटेबल पैदा नहीं होगा, मशीन में अनाज पैदा नहीं होगा, फार्मिंग करना ही पड़ेगा। तो ये सारे जो तजुर्बे हैं, ये सारी जो चीजें, इतना वास्ट जो नॉलेज है, ये इतने साल के तजुर्बे के बाद ही मिल पाते हैं। तो इसी के चलते हम लोग ये अपने व्यूअर्स को भी ये बताना चाहेंगे कि अगर आपको सीरियस लेवल में, प्रोफेशनल लेवल का कुछ अगर फार्मिंग करना है या फिर उस पर कुछ कर गुजरना है, तो उसके लिए आपको एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए होगा या फिर एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग चाहिए होगा। तो उसी तरीके से आपको पहले से ही एक एथलीट की तरह अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। थैंक यू सर इस पूरे सेशन में आने के लिए। सर आप लोग का, मैडम और सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि एटलीस्ट 7 साल के बाद हम जैसे स्टूडेंट को आप लोगों ने एंटरटेन किया और हम लोग को यहाँ पे आने का मौका दिया। सर आप लोगों का भी पता है दिल से धन्यवाद। और आप जो व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने उन दोस्तों के साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए जिनको रियली फार्मिंग का तजुर्बा प्रोफेशनल तरीके से ना होने की वजह से बहुत नुकसान हो रहा है। चाहे वो एग्जॉटिक वेजिटेबल ग्रो करने का सोच रहे हो या फिर एग्जॉटिक वेजिटेबल का ग्रो कर करके थक गए हैं, मार्गदर्शन ना होने के चलते अब उनके जो बोलते हैं ना हाथ छूटा जा रहा है फार्मिंग प्रोजेक्ट से। तो इन दैट केस आप ऐसे प्रोफेशनल फार्मिंग कंसल्टेंट जो हमारे सर है उनको आप जरूर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो।
ये वीडियो देखने के बाद अब आपको करना क्या है? सिंपली आपको इस दिए हुए जो फ्लो चार्ट है इसको फॉलो करना है। इस फ्लो चार्ट में मोटा मोटा आपको बताया गया है कि आप डुबकी कहाँ पे मारेंगे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट आपका क्या होगा और एंडिंग पॉइंट मतलब कहाँ पे जाके निकलेंगे डुबकी मारने के बाद। ये दोनों पॉइंट आपके पास क्लियर कट इस प्लान में दी हुई है। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको हमें दिए हुए नंबर पे कॉल करना है, ट्रेनिंग प्रोग्राम ज्वाइन करना है और ज्वाइन करने के बाद इस प्रोसेस को फॉलो करना है। बस इतना ही करना है आपको और यहीं से आपका सक्सेस का रास्ता शुरू होता है।